समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। द प्रिंट के साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सभी का सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। पाकिस्तान, ट्रम्प, गाज़ा, बिहार और इंडिया के सिविक इशूज़ पे भी आए हैं। पहला सवाल संचित सुमन ने भेजा है। उन्होंने जनरल कयानी के टर्म की एक बात करी है। वो बोल रही हैं कि उन्हें याद है कि जनरल कयानी के टर्म में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान आर्मी के पास अपने मैकेनाइज्ड यूनिट्स को चलाने के लिए इनफ फ्यूल नहीं है। आज पाकिस्तानी सेना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है और एलओसी पर भी लगभग युद्ध के लिए तैयार है। क्या उनके पास संसाधनों की कमी है? अगर हाँ, तो पाकिस्तान की राजनीति में उनकी इतनी ताकत कैसे है? देखिए, ये जहाँ तक मुझे याद है, ये जनरल कयानी के टाइम की बात नहीं है, जनरल बाजवा के टाइम की बात है। जब भी बालाकोट के आसपास कुछ बात हुई थी तो जनरल बाजवा ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमारे पास एक, जिसको रिटोरिकल बात कहते हैं, रिटोरिकल बात की थी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लड़ाई लड़ने के, लंबी लड़ाई लड़ने के। ये नहीं है कि एक हफ्ते या 5 दिन के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है गाड़ियों में डालने के लिए। जो अफ़गानिस्तान के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई मैकेनाइज्ड फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो ज़्यादातर या आर्टिलरी का है कुछ हद तक, और बाकी ड्रोन्स का है, और बाकी एयरफोर्स का। और अफ़गानिस्तान के पास तो ना एयरफोर्स है और ना एयर डिफेंसेस हैं, तो वो एक अलग तरह की लड़ाई है। और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से लड़ाई है वो ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, और गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ह्यूमन बॉम्बिंग की एक कल्चर है। तो उसकी जो इम्पैक्ट होता है उससे होता है। तो वो एक, जिसको कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो पाकिस्तान की पश्चिमी दिशा में जो हो रहा है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में होता है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर आमतौर पे नहीं होता। उसमें एसिमेट्री वहीं तक होती है जब भारत के अंदर आतंकवाद होता है, तो वो एसिमेट्री होती है। उसके अलावा एक बार जब शुरू हो जाए तो वो सिमेट्रिकल वॉरफेयर होता है। दोनों देश हैं, दोनों के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, और दोनों के पास अच्छी ट्रेनिंग है, और दोनों के पास अच्छी मोटिवेशन भी है। और अगर थोड़े दिन की लड़ाई हो तो पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं होने वाली है। वो एक उस समय फ्लरिश थी जनरल बाजवा की, कमर जावेद बाजवा की, कि ये कहने के लिए कि अब बिना बात लड़ाई वड़ाई के चक्कर में ना पड़े, वो एस्केलेट हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे, हमारी इकोनॉमी का वो हाल नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो उस टाइम से और ख़राब ही है, क्योंकि अब तो IMF से पैसे लिए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बेहतर लग रहा है। लेकिन ये सोचना कि लड़ाई हो जाएगी फिर सऊदी अरेबिया कुछ कुछ देता रहेगा, ये सब संभावनाएं हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होने वाला है। और ये पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो अभी लेटेस्ट समझौता हुआ है, उसके पहले भी स्थिति यही थी। ये समझौता कोई इतनी नई बात नहीं है, जैसे कि हमने कर्तक लेटर में भी कहा। लेकिन पाकिस्तान को कोई भी देश ये नहीं चाहता कि अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो उसके बाद मैं इस बात पे निर्भर रहूं कि कहीं और से मेरे पास कुछ आता रहेगा। क्योंकि जो आएगा या आपकी ट्रेन से आएगा, वो तो ट्रेन से पाकिस्तान में आने को कुछ है नहीं, उसके जो पड़ोसी हैं, या फिर वो शिप से आएगा, उसको रास्ते में इंटरसेप्ट किया जाता है। और वैसे भी दूसरा देश भी उस बारे में सोचता है कि मैं करूं या ना करूं, पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है ज़रूर। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है कि जब ऐसी बात कोई कहता है तो उसको हमारे यहाँ फिर वो भिखमंगा देश, कटोरी की तस्वीर बना के कुछ ऐसी पिक्चर एक पेंट की जाती है। तो वो तस्वीर वो नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से बहुत ख़राब है। आज से जब मैं 40 साल पहले पहली बार पाकिस्तान में गया था 1985 में, तब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम नॉमिनल बेसिस पे, PPP नहीं, नॉमिनल बेसिस पे भारत से 65% आगे थी। आज करीब आधी से थोड़ी ज़्यादा होगी,
जैसे अभी का हाल चल रहा है वही चला तो 1-1.5 साल में भारत की पर कैपिटा इनकम से आधी हो जाएगी और गैप बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही पाकिस्तान का बांग्लादेश से भी पर कैपिटा इनकम में गैप बढ़ गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी इतनी छोटी है कि अपनी फ़ौज को सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि फ़ौज वहाँ पे अपना पहला हक रखती है अपने देश के रिसोर्सेज के ऊपर। तो उनकी जो फ़ौज है मेरे ख्याल $400 बिलियन की इकोनॉमी कुछ होगी, तो उस पर जो उनकी फ़ौज है वो अच्छा खासा अपना कब्ज़ा रखती है। और दूसरी बात कभी मत भूलिए कि पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं इंडिया में अंबानी है अडानी है, पाकिस्तान का अंबानी अडानी बिरला टाटा कौन है? ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास करीब 33 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी हर एरिया में अपनी मोनोपोली है। आप कॉर्नफ्लेक्स खाइए पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की आर्मी के फैक्ट्री के बने मिलेंगे। जूते खरीदिए वो उनकी फैक्ट्री के उनके ब्रांड के होंगे। चाय खरीदिए वो भी उनकी हो सकती है। तो उनकी एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मेरे ख्याल ये आर्मी इंक के नाम से लिखी है, इंक INC इनकॉर्पोरेटेड, जो कि आयशा सिद्दीका जो हमारे लिए कॉलम भी लिखती हैं, अब लंदन में रहती हैं, उन्होंने लिखी है। और वो बहुत साल पहले की किताब है। उसमें लिखा है कि कैसे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और वो सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल ही होते हैं। अब पाकिस्तान में अब देखिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है जिसको DHA बोलते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, तो वो फ़ौज के अपना राज है, जितनी मर्जी ज़मीन कब्जे में कर ली, फिर उसको डेवलप किया, वहाँ बिजली पानी सड़क सब कर दिया, फिर उसको बेच दिया। तो पाकिस्तान की फ़ौज अपने लिए भी बहुत रिसोर्सेज इस तरीके से रेज कर पाती है। तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत एक अलग फिनोमिनन है और बहुत अलग एक इंस्टीट्यूशन है और वो पेचीदा है। उस बात को समझना इतना आसान नहीं। मैंने देखा आप में से किसी ने पिछली बार लिखा था कि पेचीदा शब्द मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो सच्चाई है कि ज़िंदगी पेचीदा है और ज़िंदगी के सारे इशू ही पेचीदा हैं। इसलिए उसका कोई अगर आपको नज़र आए उसका कोई सिनोनिम या पर्यायवाची तो आप मुझे बता दीजिएगा। शेखर, अगला सवाल भी पाकिस्तान के रिसोर्सेज और उसकी स्ट्रेंथ पे ही है। ये सवाल संकल्प ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान इन दोनों काफ़ी ऊंचाइयों में उड़ रहा है। सोना, गैस, तेल और आरी की उनकी हाल ही में जो खोज है वो उनकी पावर बन चुकी है, जिसको वो ग्लोबल सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ करने में यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो भय है वो जायज़ है और क्या चाइना इस दोहरेपन को टॉलरेट करेगा? देखिए ऐसे है कि पहली बात तो ये कि जो सोना, तेल और क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनमें से कुछ अभी मिला नहीं है। कुछ मिला नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। एक पाकिस्तान में खान है जो बड़ी खान है, बलूचिस्तान में है, उसको रिको डिक बोलते हैं, REKODIQ। वो खान बहुत दिनों से है। उसमें जैसे हमारे देश में भी होता है, एक बार उनके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, एक बार किसी नेता ने रोक लगा दी, तो वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में चल रहा है। उसके बाद उसमें जो उनका फॉरेन पार्टनर था उसके साथ लिटिगेशन शुरू हो गई, अब उसके साथ शायद कुछ सेटल किया है, लेकिन उसमें भी जब तक इन्वेस्टमेंट आएगी, जब तक वो खान डेवलप होगी, फिर उससे कुछ ले जाया जा सकेगा। उसके जो रिफाइनरी है वो वहाँ बनेगी कि नहीं, कॉपर उसमें है, सोना थोड़ा बहुत है। तो ये नहीं है कि कोई वहाँ पे अब एक तरह से गोल्ड रश शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तेल तो भी कहीं मिला ही नहीं है, ना के बराबर ही है। गैस भी ना, जो पुरानी वाली थी सुई में, बस बलूचिस्तान में वही गैस है, अभी कोई नहीं है। ऑफशोर ढूंढा जाएगा, पहले ढूंढा गया था उसमें सब लोग निकल गए। अभी भी उन्होंने कई ऑक्शन किए थे, मेरे ख्याल 1 या 2 के अलावा कोई ऑक्शन किसी ने, कोई बिड ही नहीं किया किसी ने। तो ये सब कहने की बातें हैं। और जहाँ तक क्रिटिकल मिनरल्स हैं अभी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, तो इसलिए मजाक भी हो रहा है कि कौन सा क्रिटिकल मिनरल है पाकिस्तान में, तो उसका जवाब है अनऑब्टेनियम, जो मिल नहीं सकता है। तो अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने जाके बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में काबुली वाला आते थे और अपने चीज़ें दिखाते थे कि देखो मैं अफ़गानिस्तान से लाया, मैं ये कुछ पहनने की चीज़ लाया, ये कोई अंगूठी लाया, या कोई दवाई लाया, या कोई तेल लाया जादू वाला, ऐसी उन्होंने जाके एक शो किया ट्रम्प के आगे। तो ट्रम्प को भी मुझे लगता नहीं कि ट्रम्प इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको लालच आ जाएगा कि अभी पाकिस्तान से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मिलेगा भी कुछ भी तो ट्रम्प की टर्म में तो नहीं मिल सकता ना, इन चीज़ों में समय लगता है। और ट्रम्प तो जो भी हो जाए 2028 या ठीक है 19
या 20 जनवरी 2029 के बाद नहीं रह सकते हैं। जी तो ये ट्रम्प को गुस्सा किसी और बात का है। हम्म, गुस्सा उनका यह है कि भारत ने उनको ना सिर्फ क्रेडिट देने से मना किया सीज फायर के लिए, जी लेकिन उसको एक रूड तरीके से नकार दिया। तो उनकी ईगो के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय दुनिया में कोई देश ऐसे नहीं कर रहा। हम्म, तो अब ईरान करे वो भी अलग बात है, लेकिन ईरान तो दुश्मन है उनका, हम्म, जिसको इतने सालों से सैंक्शन किया हुआ है। लेकिन भारत का ये करना, जो कि भारत पार्टनर है, जी तो वो उनके लिए समझ में नहीं आया। और जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं भारत की जो विदेश नीति की और भारत की जो घरेलू राजनीति की, वो ट्रम्प के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों भारत मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहता, वहाँ पे क्या मुसीबत है। भाई सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान ने 1972 में शिमला समझौता साइन किया। जी शिमला समझौता ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्या है वो उनके आपस में द्विपक्षीय तरीके से, बायलैटरल तरीके से हल होगी। जी उसमें किसी तीसरी पार्टी का रोल नहीं है। उसमें अगर ट्रम्प आ जाए और बोले कि मैंने ये रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान को तो सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो मैं कहूँगा शिमला समझौते के 1 साल के अंदर अंदर ही उस पर वापस आना शुरू हो गई थी। क्योंकि सन 74 में, जहाँ तक मुझे याद है, 73 या 74 में भुट्टो ने इस्लामिक कंट्रीज़ के एक समिट मीटिंग बुलाई थी लाहौर में, जिसमें फैसला किया गया था कि हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे। और उसके लिए उन्हें कुछ पैसा भी मिला, मेरे ख्याल गद्दाफी से भी मिला था उस समय। इसीलिए जो लाहौर का स्टेडियम है उसका नाम भी गद्दाफी स्टेडियम रखा गया। और सच्चाई है कि उसका नाम अभी भी गद्दाफी स्टेडियम है। हालांकि लीबिया में तो गद्दाफी ख़त्म हो गए, वहाँ पे लोग गद्दाफी को भूल गए। गद्दाफी का बेटा जेल में था, अभी उसको बड़ी मुश्किल से पैरोल या बेल मिली है इतने सालों के बाद में। लेकिन फिर भी फॉर्मली पाकिस्तान ने अभी शिमला समझौते को मना नहीं किया है। और जो हमारे पिछले एग्रीमेंट्स हुए, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, उन सब में फिर शिमला समझौते को ही मद्देनज़र रख के स्टेटमेंट दिए गए कि सारी चीज़ें हम शिमला समझौते के अंतर्गत देखेंगे। अब पाकिस्तान ने वो रुख बदल दिया है, ख़ास करके जब से मुनीर आए, तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यूएन रेजोल्यूशन जो पहले के हैं सन 47-48 के, और उसके अलावा आज मैंने एक स्पीच सुनी, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। तो उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में अगर कोई समझौता होना है तो उसके लिए थर्ड पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी, चाहे वो एक और देश हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे यूएन हो या कोई, लेकिन उसके बिना हम आपस में नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगा पहली बार कि एक डायरेक्ट एक रिवर्सल है शिमला समझौते के बाद। और शिमला समझौता तो तब हुआ था जब पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्धबंदी हमारे पास थे। तो ये पाकिस्तान में कुछ बदलाव है। अब ये कहाँ पहुँचता है वो देखने की बात है, लेकिन जो बदलाव है ये अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शेखर, पिछले हफ्ते दुनिया के लिए सबसे बड़ा समझौता एक इजराइल और गाज़ा का सीज़ फायर था। अगला सवाल इसी पे अनुभव सक्सेना ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं, शर्म एल शेख में हुए पीस समिट का क्या रिजल्ट रहा? क्या वो ट्रम्प की एक ड्रम बीटिंग सेरेमनी बन के रह गया? आपको क्या लगता है कि इंडियन पीएम ने वहाँ ना जाके ठीक किया, या ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? दुनिया के सभी नेता ट्रम्प के इस ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर को क्यों झेल रहे हैं? देखिए, ऐसे है, आपके दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो गाज़ा का एग्रीमेंट है, तो कई बार ऐसे होता है कि ये हमारा भी, इंडिया की क्रिकेट हॉकी टीम, उनका भी एक साइकोलॉजी, इंडिया की भी साइकोलॉजी है जिसको कहते हैं डिक्लेयरिंग विक्ट्री टू सून। राइट। कि अभी तो जीते नहीं, पहले से आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, पीछे से आके 2 गोल कोई कर जाता है। तो हम भी हॉकी में लास्ट मिनट में हम 3-1 ऊपर होते थे, लास्ट 2 मिनट में 3 गोल कंसीड करते थे। अब कम से कम हमारी हॉकी क्रिकेट टीम भी, खास करके जो पुरुषों की है, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जो लड़कियों की टीम है वो अभी ऐसी है जैसे कि हमारी लड़कों की टीम आज से 15 साल पहले होती थी। ये धोनी, विराट कोहली, युवराज, इन सब के आने के पहले तो ऐसे ही होता था कि वो चेस कर नहीं पाती थी, तो रास्ता भूल जाती थी। तो ट्रम्प कुछ ऐसे ही हैं, कुछ होता है तो बोलते हैं जीत गए, ख़त्म हो गई बात। अब ये जो
गाज़ा में जो डील थी, हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा ठीक है, अभी हम आपके बंधक जो हमारे पास हैं हम वापस कर देते हैं और उनकी बॉडीज़ भी वापस कर देंगे और आप यहाँ बॉम्बिंग बंद कर दीजिए और सीज़ फायर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी थी अपने आप को डिसआर्म करने की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने डिसआर्म करने की कमिटमेंट कर दी और अगर नहीं करेंगे तो हम देख लेंगे। तो अब ये साफ हो गया उसके अगले दिन से ही कि हमास ने डिसआर्म नहीं किया, बल्कि हमास ने अगले दिन ही कुछ ऐसे लोग पकड़े जिनको कि उन्होंने कहा कि आपने कोलैबोरेट किया इजरायलीज़ के साथ में, उनको चौराहे में लाके गोली मार दी और उसके बाद से फिर वो शुरू हो गया। ये बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली विक्ट्री डिक्लेयर करना ये ट्रंप की एक कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी नज़र आ गई। और उसी स्पीच में उन्होंने ये भी कह दिया उन्हीं बातों में कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो कभी उसको वापस लेके आएंगे ही नहीं और वो दोबारा से अगर फिर से इफ़ दे डिग होल्स इन द माउंटेन्स के नीचे, अगर वो पहाड़ के नीचे जाके और बनाएंगे, मैं फिर बॉम्ब डाल के तोड़ दूंगा। तो अब देखिए कल और परसों में खामेनेई के 3-4 स्टेटमेंट्स आए हैं, उनकी ट्वीट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिखेंगी, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कहते, न्यूक्लियर इंडस्ट्री बोलते हैं, वो ख़त्म नहीं हुई है और बोलते हैं किसी को हक नहीं है उसको ख़त्म करने का या हमको उसका हुक्म देने का। तो ये बातें ये ऐसे है कि पेशेंट को सर्जरी करने लग गए आप, पेशेंट को खोल दिया आपने, उसको बंद नहीं किया तो उसको खुला छोड़ गए हैं। तो वो एक नज़र आ रहा है। जहाँ तक शर्म शेख जाने की बात है, मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी अक्लमंदी की बात की वहाँ ना जाके, क्योंकि एक तो बात यह है कि ट्रंप के साथ अगर 10-12 नेता होंगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे वो किंग जॉर्ज या क्वीन विक्टोरिया आ गई और सारे रजवाड़े उनके चारों तरफ बैठ के उनको सब सलाम कर रहे हैं। इस तरीके से वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि आप कहें कि इतने देश क्यों करते हैं, तो जो यूरोप के देश हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास अभी सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ एक मैं बोलूं, अगर आप फ्रांस को छोड़ दें तो किसी और देश के पास अपनी सुरक्षा का सामर्थ्य नहीं है। अगर आप अभी यूके का देखें तो यूके की सेना का समय इतना बुरा हाल है कि वो ठोक पीट के 30,000 से ऊपर सैनिक नहीं फील्ड कर सकते हैं। उनके पास आर्टिलरी करीब करीब ख़त्म है, क्योंकि जो थी उन्होंने वो यूक्रेन को दे दी, नई ली नहीं। तो यूरोप में उनकी मिलिट्री बहुत कमज़ोर है और सबको इस समय रूस का डर है, क्योंकि लगता है सब सोचते हैं कि रूस यूक्रेन के बाद पता नहीं कहाँ पे आ जाए। तो उसका फ़ायदा ट्रंप अभी उठा रहे हैं। अब आप देखिए ट्रंप का स्टाइल है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए थे, अल्बनीज़, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के राजदूत भी थे, केविन रड पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, वो अब राजदूत हैं। तो वहीं पे ट्रंप ने कह दिया उसके एम्बेसडर को, और एम्बेसडर आई डोंट लाइक हिम वेरी मच। तो ऐसा कौन बोलता है, पर वो ट्रंप का एक अपना तरीका है। तो ऐसे में अगर उसके सामने ना ही जाओ और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो उसका सेलिब्रेशन हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तो बात छोड़ दीजिए, अब सोच भी कैसे सकते हैं कि वो जाएंगे, जबकि नेतान्याहू भी वहाँ नहीं जा रहे थे, क्योंकि नेतान्याहू वहाँ नहीं थे, हमास वहाँ नहीं थी। तो ये तो बेकार की बात है। अच्छा, पाकिस्तान के क्यों चले गए वो एक अलग बात है। पाकिस्तान की जो चमचागिरी को ले गया इस समय, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे ले गया है। तो मेरा जो ट्विटर पेज है आप देखिए, उसके ऊपर जो एक वो फ़ोटो भी लगाई हुई है, वो डिस्प्ले फ़ोटो वही लगाई हुई है कि जब वो उसने पहली बात तो ट्रंप ने बोला शहबाज शरीफ को कि जो मुझे बता रहे थे बात वो यहाँ बोलो, विच मीन्स कि जो उनको चुपचाप चमचागिरी की थी पब्लिक में करो, ह्यूमिलेशन है। और वो शुरू हो गए, और शुरू वो ऐसे हुए कि आप सोचें कि कोई 16वीं सदी के मुग़ल बादशाह के दरबार में होती होगी ऐसी चमचागिरी। और वो बोलते गए 5-6 मिनट। तो जब वो बोल रहे हैं तो पीछे से जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हैं, उनको हंसी आ रही है और स्मर्क आ रही है। तो स्मर्क को छुपाने के लिए उन्होंने अपना मुंह ऐसे बंद कर लिया है। तो वही फ़ोटो, वही स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होता, ये नहीं कि ये प्रधानमंत्री कोई भी होता, भारत इस लेवल पे कभी यहाँ पहुँचता ही नहीं, कि अनलेस भारत उसमें सिग्नेटरी होता या गारंटर होता या भारत का कोई रोल होता कि आप पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे। भारत का तो कोई रोल है नहीं। तो भारत सिर्फ वहाँ पे ट्रंप के दरबार में
उनकी प्रशंसा करने क्यों जाता? Right. तो ये उनके यूरोपियन एलाइज, कुछ उनके मिडिल ईस्टर्न एलाइज, ये सब वो हैं जो नेट सिक्योरिटी पाते हैं अमेरिका से। Right. ये सब इनमें से कोई भी अमेरिका की सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ये बिल्कुल अनइवन एक रिलेशनशिप थी। पाकिस्तान उसमें वैसे ही मौका मिला तो हम चले जाते हैं, नज़र आएगा कि हम नेता हैं। वहाँ भी आप देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ को थैंक यू बोला, साथ में ये भी बोल दिया माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो उसको जाके बता देना कि मैंने ऐसे बोला। तो ये बेकार की बातें हैं। इसमें अच्छा किया भारत ने, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं गए लेकिन विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा, उसकी जगह भी एक उप विदेश मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा। जी शेखर, अगला सवाल भी ट्रम्प के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे ही है। ये सवाल एंडल ने भेजा है। उनका सवाल ट्रम्प के चेस बोर्ड पर कुशनर के अचानक फिर से उभर जाने पे है। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तक कि गाजा के ब्रेक थ्रू पर जैरेड और स्टीव विटकॉफ साथ में जगह बांट रहे हैं। ट्रम्प के स्पेशल एडवाइज़र भी रह चुके हैं वो, और लेकिन उनकी टीम के सदस्यों को उस समय स्पॉटलाइट इसलिए नहीं मिली। इस सब पर आपका क्या कहना है? देखिए, ट्रम्प जो है वो अपने परिवार और अपनी सरकार के बीच में कोई भी दीवार नहीं रखते। राइट। तो वो उनका, आप देखिए ना कि उनके जो संबंधी हैं उनको उन्होंने एम्बेसडर बना दिया है इतनी अच्छी जगह। ऐसे ही उनका जो लड़का है, लड़के हैं, वो इन्वॉल्व हैं। कई बार अमेरिका में प्रोमिनेंट लोग कुछ बोले जो ट्रम्प के बारे में क्रिटिकल हो या जो ट्रम्प को पसंद नहीं आना हो, तो उनके लड़के उन्हें ट्विटर पे अटैक करते हैं। राइट। जैसे इयन ब्रेमर हैं, अमेरिका के जाने माने एक्सपर्ट हैं, जियो स्ट्रेटेजिक। वो चाइना गए और चाइना मिले, जो कि चाइना का ट्रेड नेगोशिएटर है उनके साथ में। उसी ट्रेड नेगोशिएटर को जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरीज हैं, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कुछ बुरा भला बोला था। तो ब्रेमर ने उसके साथ फोटो खिंचा के कुछ छाप दी अपने ट्विटर पे। तो उसको फिर ट्रम्प के लड़के ने लिखा कि ये चाइना के यूजफुल इडियट्स में से एक है। तो ये उनका परिवार हर चीज़ में, यही पाकिस्तान में देखा, उनका ही परिवार नहीं लेकिन जो उनके साथी हैं उनके भी परिवार के सदस्य हैं, वो दोनों चीज़ों में मिक्स्ड रहते हैं। जैसे स्टीव विटकॉफ हैं जो ट्रम्प के हर जगह एक स्पेशल एनवॉय है, हर जगह वही जाते हैं। स्टीव विटकॉफ का जो लड़का है जैक विटकॉफ, उसका बिजनेस है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, हमने पहले भी बात की थी। उसमें ट्रम्प के लड़के का परिवार का भी शेयर है, बल्कि मेजॉरिटी शेयर है। तो ट्रम्प इन चीज़ों में, ट्रम्प किंग ही है एक तरीके से। अभी आप देखें कि अमेरिका में प्रोटेस्ट हुई हैं बहुत शहरों में नो किंग्स के नाम से, कि हमारे देश में महाराजा नहीं हो सकते, और बहुत दसियों लाख लोग भी आए। तो उसके बाद ट्रम्प ने क्या किया, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, उनको तो मज़ा आया इस बात से कि मेरा नाम हो रहा है। उन्होंने एक AI से एक पिक्चर बनाई कि एक जेट प्लेन जा रहा है, उसके पायलट ट्रम्प हैं और किंग का क्राउन पहना हुआ है, और वो कीचड़ सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर गिरा रहा है। तो ये ट्रम्प का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जो कन्वेंशनल विजडम थी हमारे यहाँ, सारी दुनिया में वो ट्रम्प के साथ अभी अप्लाई नहीं करती है। 3 साल ये तमाशा और चलेगा। शेखर, अब हम आ जाते हैं इंडिया के सवालों पे। ये सवाल भी संकल्प ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं, उन्होंने आपके लिखे गए 2005 के राइटिंग्स ऑन द वॉल का हवाला दिया है जो बिहार इलेक्शन पे था। वो कह रहे हैं कि हालांकि वो खुद नीतीश कुमार को कठोर मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन आश्चर्य उनको ये है कि हाल ही में जो उनको चाल मिली थी वो या तो उनके लिए इतनी बुरी थी या उन्होंने पटना में हार मान ली है। वो ये पूछ रहे हैं कि बिहार के लिए कोई मिरेकल ऑफ द गैंजेस पॉसिबल है? देखिए, बिहार में, ये तो बिहार के लोगों के ऊपर है, क्योंकि बिहार में क्या हुआ कि बहुत साल तो एक तरह से कांग्रेस का बाय डिफॉल्ट चलता रहा। फिर बिहार में एक अलग तरह का सोशलिज्म आ गया जो कर्पूरी ठाकुर के साथ, जो थोड़ा सा लोहियाइट फोर्सेस भी आ गई। बिहार देखिए बहुत गरीब प्रदेश है जी। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उससे, जो भारत की एवरेज है उससे आधे से कम बिहार की है। और अगर आप देखें जो भारत के जो सबसे अच्छी इनकम वाली स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना इस टाइम नंबर 1 है, उसको उसको देख लीजिए, तो बिहार मेरे ख्याल चौथे पांचवां हिस्सा है उसका, एक इंसान की इनकम। तो और आबादी बहुत ज़्यादा है, और बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आबादी अब भी बढ़ रही है। तो बिहार की समस्याएं बहुत गहरी हैं। उन समस्याओं में लालू यादव ने एक समस्या को हल किया। वो समस्या थी सोशल इक्वालिटी की, क्या छुआछूत है या आपके पास बिल्कुल एम्पावरमेंट नहीं है, सारी पावर आपके अपर कास्ट के पास है, जिनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि सारी एलीट्स वही हैं, पैसा भी उनके पास है,
वो तो उन्होंने संभाला, लेकिन उसको संभालते संभालते वहाँ अराजकता बहुत बढ़ गई, बहुत गैंग्स हो गए, किडनैपिंग शुरू हो गई। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, अमीर आदमी ने, उसको शाम को ही जी। फ़ोन आ गया कि यार इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके लड़के को उठा लेंगे। रंगदारी बोलते थे उसको, रंगदारी टैक्स, बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी। तो सब शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, सोशल जस्टिस तो एक बात थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए फिर उनको बदला, तो फिर नीतीश आए। जी। नीतीश जब आए तो उन्होंने कहा मैं इकोनॉमी भी ठीक करूंगा। तो शुरू में उन्होंने कुछ किया, अपनी पहली टर्म में काफ़ी कुछ किया। गांव की सड़कें बनाई, जैसे कि साइकिल उन्होंने मुफ्त दी स्कूल जाने के लिए लड़कियों को, कि आप 12वीं क्लास तक रहोगे तो आपको साइकिल मिलेगी। तो एक चीज़ हो गई और लड़कियां स्कूल गई। लेकिन उसके बाद वो भी कुछ रास्ता भूल गए, और पार्टली वो भी कास्ट में पड़ गए, और पार्टली वो भी क्योंकि बिहार एक अलग तरह की स्टेट बन गई है। बिहार की जो राजनीति है वो एक ऐसी रेल है, ऐसी ट्रेन है जिसके बहुत डिब्बे हैं। उसमें आरजेडी के भी डिब्बे हैं एक तरफ कांग्रेस के भी 1-2 डिब्बे हैं, और एक बीजेपी के भी डिब्बे हैं, और जेडीयू के भी कुछ डिब्बे हैं। लेकिन इंजन एक ही है, और इंजन है नीतीश कुमार। तो जो भी ट्रेन पूरे डिब्बे जोड़ के कि ठीक है आपको इतने डिब्बे चाहिए, 24 डिब्बे की ट्रेन बनती है, तो कुछ आरजेडी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ मान लीजिए एलजेपी के ही हों, किसी के भी हों, उनको जोड़ के, लेकिन चलाएगा कौन? तो इंजन ढूंढने के लिए सब नीतीश के पास जाते हैं। तो उसी चक्कर में करीब 20 साल से नीतीश वहाँ हैं। बीच में एक छोटा सा ब्रेक था जब जितिन मांझी बने थे, वो उन्हीं के केयर टेकर थे एक तरीके से। लेकिन ये नीतीश का राज रहा है। अब नीतीश का लगता नहीं आसानी से कि आने वाला है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं लगता है, और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि इस बार मुख्यमंत्री उनका ही हो। तो बिहार की इस स्थिति में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और इस सब के अंदर अगर मैं आपकी बात पकड़ रहा हूँ पेचीदा वाली, अगर आप सोचते हैं कि अभी भी पेचीदा स्थिति नहीं थी, तो उसके अंदर एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। अब वो एक एक्स फैक्टर है, पता नहीं कितने वोट आते हैं, और जितने वोट आते हैं पता नहीं किससे लेते हैं। हाँ, अब ये सोचना कि बिहार कोई बहुत बड़ी चेंज के लिए तैयार है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है। श्रीलंका में लोग परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये पार्टीज इतने सालों से राज कर रही हैं, आपस में लड़ती हैं, कोई इधर कोई उधर, हमारा इनसे दिल नहीं लग रहा। तो एकदम बिल्कुल नई पार्टी को लेके आ गए वो वहाँ पे। तो अब बिहार में ऐसा होगा पता नहीं। इसका मतलब है कि लोग फिर अपनी कास्ट से ऊपर उठेंगे और अपने धर्म से ऊपर उठेंगे। जैसे आप लालू यादव का वोट देख लीजिए, उसमें यादव वोट और मुस्लिम वोट तो सारा उसका है। क्या वो लोग छोड़ के प्रशांत किशोर के पास आ जाएंगे? या अपर कास्ट वोट जो है वो सारा बीजेपी का है, क्या वो सब लोग छोड़ के, या काफ़ी लोग छोड़ के प्रशांत किशोर के पास आ जाएंगे? ये सब बातें जिनका भी कोई जवाब नहीं है। और जो ओपिनियन पोल्स होती हैं आजकल, वो इतनी अनप्रोफेशनल हो गई हैं कि उनके ऊपर किसी को यकीन करना नहीं चाहिए। ना मेरा है, ना किसी को करना चाहिए। क्योंकि ओपिनियन पोल में जो सेफोलॉजी होती है एक अलग चीज़ होती है। सेफोलॉजी एक साइंस है जिसमें आप पोल तो कर लें, लेकिन आप उस पोल को सीटों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप सर्वे के लिए अपना सैंपल कैसे ले रहे हैं। सैंपल का मतलब ये नहीं कि आपने लाखों लोग ले लिए तो आपका सैंपल ठीक है। सैंपल की एक साइंस होती है, और जब रिजल्ट आ जाए उसको सीटों में कन्वर्ट करना भी एक और साइंस होती है। शेखर, अगला सवाल भी नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टरशिप पे ही है। ये सवाल पवन कुमार ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि वो IRCTC के स्कैम में लालू यादव, तेजस्वी यादव और रबड़ी देवी पर लगे जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसका बिहार की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या आपको लगता है कि चुनाव नतीजों के बावजूद नीतीश कुमार CM बने रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कौन क्या कह सकता है। आपने देखा है वो दोनों तरफ से, इधर से जीत के उधर भी चले गए हैं। तो क्योंकि वही है, जैसे इंजन आप देखें, आप गांव के या शहर के आसपास छोटे मोटे स्टेशन के पास जाएं, बड़े शहर में तो समझ नहीं आती बात, वो इंजन शंट करते हैं, इधर से उधर जाके इससे जुड़ गए, फिर उससे जुड़ गए। तो नीतीश कुछ ऐसे हैं। लेकिन इस समय जो उनका जो स्वास्थ्य है उसके हिसाब से ये कहना मुश्किल है कि इस समय भी वो इतने ही फ्लेक्सिबल रहेंगे या इतने ही फ्लीट फुटेड रहेंगे। तो ये बिहार में जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ख़ास करके क्योंकि वहाँ पे एक नई पॉलिटिकल फोर्स खड़ी हुई है। शेखर, हाल ही में हरियाणा में 2 दुर्घटना हुई।
एक एडीजीपी रैंक ऑफिसर और एक एएसआई रैंक ऑफिसर की आत्महत्या के केस बाहर आए। ये सवाल आदित्य कुमार ने इसी पे भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि ये घटना एक बार फिर हमारे समाज के कास्ट बायसेस और ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है उसको दिखाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने शिक्षा प्रणाली के विकास में और यूपीएससी की भर्ती में विफल रहे हैं? इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, विफल तो रहे हैं और ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे कि विफलता है, लेकिन ये जो चेंज है ये लोगों के दिल में आनी ज़रूरी है। ये सिर्फ रिजर्वेशन से या सिर्फ कोई स्पेशल प्रिविलेजेस से उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि हर कम्युनिटी को लगता है कि मेरे लोग भी आगे जा रहे हैं, लेकिन उससे ये ख़त्म नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी रिजर्वेशंस में एक फ्लॉ है, एक कमज़ोरी है। अब कमज़ोरी ये है कि अब देखिए, क्योंकि डिमांड रही शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स की, रिज़र्व कैटेगरीज़ की, कि हमको ज़्यादा मौके दिए जाएं अपीयर होने के लिए, तो ये अपर कास्ट एलीट्स को तो सूट करता है कि जितने ज़्यादा मौके हों उतना अच्छा है। उनके लिए एज लिमिट भी जितनी मर्ज़ी। अब जितना लेट, 5वें 6ठे जो भी अटैम्प्ट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने मैक्सिमम होते हैं, लेकिन अगर आप फिर चुन के आ रहे हैं तो जो दूसरे जनरल कास्ट वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग तो काफ़ी पहले की एज में चले गए, तो उनके पास उतना ही समय सर्विस में ज़्यादा है जी। तो इसीलिए आप देखेंगे ये एक कारण है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, पर ये भी एक कारण है कि SC STs के बहुत अफसर टॉप तक नहीं पहुंचते हैं, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और OBC तो खैर शुरू ही बाद में हुआ है रिजर्वेशन, कोई उसके लोग तो अभी उस रिजर्वेशन वाले तो अभी सेक्रेटरी बनने की सीनियरिटी भी होंगे। लेकिन अगर आप सर्विस में आई 37 साल की उम्र में रहे या 36 साल की उम्र में, तो आपकी संभावना DGP बनने की या सेक्रेटरी बनने की या चीफ सेक्रेटरी बनने की या सेंट्रल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पहले दिलीप मंडल लिखते थे, उनका एक आर्टिकल है, सभी का मिल जाए तो आप शेयर कर लेना। उन्होंने इसी फिनोमिनन के ऊपर लिखा भी है कि आपने इतना लंबा करके कि आप जब तक मर्जी अपीयर होइए, ये आपके जनरल कास्ट एलीट्स को सूट करता है, क्योंकि उसमें सीटें तो अल्टीमेटली फुल हो जाएंगी SC ST वाली, लेकिन उनके पास इतने साल ही नहीं होंगे कि वो टॉप पे पहुंच सके। तो अगर टॉप में वो पहुंचेंगे तो उससे आपको इम्पैक्ट एक अलग तरह का नजर आएगा। इन्हीं मुद्दों को लेके मैंने अभी एक आध हफ्ता पहले ही नेशनल इंटरेस्ट लिखा था, उसमें 3 चीज़ें ली गई थी। एक तो ये कि IPS ऑफिसर ने अपने आप आत्महत्या की, दूसरा उसकी पत्नी जो कि सीनियर IAS ऑफिसर है, वो भी उसी बैच की है, वो भी शेड्यूल कास्ट है, उसने FIR दर्ज कराई और उसको जस्टिस नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। और तीसरा साथ साथ हमने वो फिल्म देखी थी उसी समय जो आई थी, होम बाउंड, जिसमें दो कैरेक्टर दलित हैं और एक कैरेक्टर मुस्लिम है, और सबके साथ अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो उसका लार्जर पिक्चर यही थी कि हमारे समाज में अभी बहुत अन्याय है, जो कि जाति के ऊपर भी है और जो कि धर्म के ऊपर भी है। शेखर, पिछले हफ्ते एक बड़ी दुर्घटना एक ये भी थी जो कफ सिरप के चलते बच्चों की डेथ हुई। ये सवाल आदित्य ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में हुई कफ सिरप के इंसिडेंट पे आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि जब इंडिया को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को शामिल करने से हमारे फार्मेसी प्रोडक्ट्स पर डाउट आ जाता है? क्या किया जा सकता है कि ऐसा ना हो? और ये भी कि सिरप को प्रिस्क्राइब करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको मुख्य दोषी मानना कितना फेयर है? देखिए, एक स्टोरी हमने की थी जिसका लिंक आपको शेयर करेंगे सभी का, कि कफ सिरप की ज़रूरत है भी कि नहीं जी। तो कफ सिरप जो है, अब ज़्यादातर डॉक्टर जो समझदार है वो नहीं देते हैं, क्योंकि कफ सिरप, कफ क्यों होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जो मुझे डॉक्टर बताते हैं वो छाती में से होता है। तो सिर्फ कफ सिरप तो गले में, और उसको मीठा कर देते हैं ताकि बच्चे उसको पिए, और अलग अलग तरह की फ्लेवर, कहीं ऑरेंज की फ्लेवर, कहीं आम की फ्लेवर, कहीं चेरी की फ्लेवर। एक तो कफ सिरप का नाम ही कोई चेरी समथिंग है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल को वो कंपनी वाले आ जाएंगे, क्योंकि नाम रखा ही ऐसे गया हुआ है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। तो आप ज़्यादातर डॉक्टर कफ सिरप प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर चेस्ट में कंजेशन हो उसकी दवाई अलग होती है, अगर किसी के गले में इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई अलग होती है, अगर किसी को एलर्जी की इरिटेशन है
उससे खांसी हो रही है, उसकी दवाई अलग होती है। तो कफ सिरप ज़रूरी देना, और वो भी एक केस मैंने देखा अभी आज ही चल रहा है सोशल मीडिया पे प्रिस्क्रिप्शन के साथ, कि एक बच्चे को 4 कफ सिरप दिए। तो कई डॉक्टर इसलिए भी करते हैं कि माँ बाप भी खुश, और कई कफ सिरप ऐसे होते हैं जो थोड़ा सेडेशन करते हैं, खास करके जो एंटी एलर्जिक होती है। अब देखिए कई एरियाज़ हैं हमारे देश में, पंजाब में जैसे, वहाँ कफ सिरप की सेल बहुत ज़्यादा है, खास करके जो लोकली मेड सस्ते कफ सिरप है उनकी सेल बहुत ज़्यादा है। लोग आते हैं एक दिन में एक बॉटल पी जाते हैं। अब कफ सिरप है लेकिन उससे नशा रहता है। तो उनमें से कई चीज़ें समय के साथ साथ बैन हुई हैं, जैसे एक स्यूडो एफिड्रिन होती थी एक ज़माने में, वो हर कफ सिरप में होती थी, वो फिर बंद किया। वो एथलीट्स के लिए भी बैंड सब्सटेंस है अब और सारी स्पोर्ट्स में। पहले तो कॉमन था, सब उसको लेते थे। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो समस्या है कि कई कफ सिरप जो हैं उनके अंदर कंटेमिनेशन है, उसका तो कोई डिफेंस है नहीं, वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है और जिसका है उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ जो ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कफ सिरप है वो ख़त्म होना चाहिए, और जो लोग भाई बच्चे को खांसी है, ला भाई खांसी की दवाई दे, वो कफ सिरप दे देता है दुकान वाला। ये सब प्रैक्टिसेस अब ख़त्म होनी चाहिए। एकदम ख़त्म नहीं होंगी लेकिन इसकी तरफ एक मूवमेंट होना चाहिए। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे साथ शेखर से सवाल के साथ जुड़ने के लिए। हम फिर यहीं हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ।